पिछली क्लास की तरह ये क्लास भी आपका पेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन है यहाँ पे, और उन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे जैसे पिछले क्लास में किए थे। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन की जो 16वें नंबर का है, और ये जो प्रीवियस ईयर है ये 15 अक्टूबर 2022 का जो पेपर हुआ था उसी के सारे क्वेश्चन है। तो हम बहुत आराम से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, जो इससे जुड़े तथ्य होंगे उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो अपना शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न 16वें नंबर का प्रश्न है। देखिए 16वें नंबर का जो प्रश्न दिया है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। ये किससे संबंधित होती हैं इस बात को बताना है। जैसे गतिविधियों के बाद जो है आपका यहाँ पे डैश है, क्या है, डैश है, इस डैश में भरना है द्वितीयक, सूचना प्रौद्योगिकी, तृतीयक या प्राथमिक। तो किससे संबंधित है ये बताना है आपको। तो जो भी गतिविधियां यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में जो गतिविधियां ज्यादा तौर पे संबंधित होती हैं वो आपकी प्राथमिक होती हैं। कौन सी होती है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। अब इस पर थोड़ा चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे विकास की प्रारंभिक अवस्था में देश की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करती रहती है, किंतु जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होने लगता है वैसे वैसे जनसंख्या का अनुपात प्राथमिक क्षेत्र में कम तथा द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में बढ़ने लगता है। मैं जिस लाइन को अभी आपसे बोला हूं इसको आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। फिर से सुनिएगा इस बात को कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में देश की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करती रहती है, किंतु जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होने लगता है वैसे वैसे जनसंख्या का अनुपात प्राथमिक क्षेत्र में कम तथा द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में बढ़ने लगता है। तो ये आपका पहला प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरे प्रश्न से पहले आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे जो क्लासेस आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपको टाइम टाइम मिलती रहे। दिया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो ए आपका है रासायनिक उर्वरक और ये पीड़कनाशी, बी है यह सभी, सिंचाई, सी है सिंचाई, और डी है उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज। और ये जो ये सभी है, यह सभी का सेंस समझिएगा, यानी कि ये वाला भी और ये वाला भी और ये वाला भी, इन तीनों को मिला के ये सभी बात हो रही है, और यही बिल्कुल सही ऑप्शन है, यह सभी। जैसे रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, सिंचाई हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। हरित क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्न में वृद्धि करना था। फिर से समझिएगा, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न में वृद्धि करना था, जिसके प्रथम चरण में गेहूं के उत्पादन सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो सर्वाधिक उत्पादन प्रथम चरण में किसकी की गई थी? तो गेहूं की गई थी। इसको आप नोट कर लीजिएगा। 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो 18वां क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं, तो इसलिए बड़े आराम से इन सारे प्रश्नों को देखिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ए है दामोदर, बी है कोसी, सी है घाघरा और डी है हुगली। तो आप सभी मुझे उम्मीद है जानते होंगे कि कोसी जो है इसको बिहार का शोक कहा जाता है। जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, और अपना रास्ता भी बदल लेती है कभी कभी। अब बात करेंगे 1900 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो ए है विभागीय उपक्रम, बी है इनमें से कोई नहीं, सी है एकल स्वामित्व और डी है वैधानिक निगम। तो क्या सही है? इसका सही उत्तर आपसे बताइए। तो वैधानिक निगम जो है ये इसका राइट ऑप्शन है। अब इसको समझते हैं थोड़ा। वैधानिक निगम वे सार्वजनिक उद्यम हैं जिनकी स्थापना संसद के द्वारा, वैधानिक निगम जो सार्वजनिक उद्यम है उसकी स्थापना होती है संसद के द्वारा विशेष अधिनियम पारित करके की जाती है। ये अधिनियम ऐसे उद्यमों के अधिकार एवं कार्य, इनके कर्मचारियों से संबंधित नियम एवं कानून तथा सरकार के विभिन्न विभागों से इनके संबंध को परिभाषित करते हैं। यही जो है इसका सही ऑप्शन है, डी। इन सभी बातों को जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप चाहें तो आप नोट कर लें। बड़ी ही अच्छी तथ्य हैं जो जुड़े हुए तथ्य हैं, मैं उनको बताता हूँ सारे क्वेश्चन के साथ। 20वें की बात करें तो भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो ए आपका है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री, बी है राज्यों के मुख्यमंत्री और डी है राष्ट्रपति। फिर से क्वेश्चन समझिएगा कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं, किसमें? संघ कार्यकारिणी में। संघ कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं है? तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति। तो जो आप राज्यों के मुख्यमंत्री हैं इनको जरा ध्यान दीजिएगा, जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं ये संघ की कार्यकारिणी में शामिल नहीं होते हैं। बाकी आपके राष्ट्रपति भी रहते हैं, प्रधानमंत्री भी रहते हैं और उपराष्ट्रपति भी होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ए है HSBC और बी है सिडबी, सी है ICICI बैंक और डी है
SBI, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, भारतीय स्टेट बैंक। तो इसको जो है आप इसका सही उत्तर आप बताइए। जो सिडबी है, क्या है सिडबी, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सिडबी हो जाएगा। इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे HSBC और ICICI बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक, ये वाणिज्य बैंकों की श्रेणी में शामिल है, समझ गए। यानी कि ये वाला और ये तीनों वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में शामिल है। जबकि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसको क्या कहते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी, ठीक है। सिडबी जो है वाणिज्यिक बैंक नहीं है। लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को के वित्त पोषण एवं विकास के क्षेत्र में कार्यरत एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 22वां नंबर दिया है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? फिर से प्रश्न को समझिएगा कि जो इंडिया में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं, वित्त मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। तो आप आज जान लीजिए कि जो मानवाधिकार आयोग होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार, वो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। किसके आता है? सॉरी, रक्षा मंत्रालय कह रहा हूं। ये जो मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। इन चारों में से कोई नहीं है, मैं आपको बता दिया हूं, थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया आपको। बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और ये सही बताया गया है, जो पेपर में हुआ है उसकी बात हम कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसलिए ये किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं आएगा। और जिसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। यहाँ नोट कर लीजिएगा आप डेट। राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो गठन हुआ था ये आपका 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? ये भी 1993 के तहत किया गया था। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग की शक्ति मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती है। क्या होती है? मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती है। बात करते हैं 23वें प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति या संसद। तो आंख बंद करके संसद को आप टिक करेंगे। संसद को इतना अधिकार होता है कि वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। जैसे कई केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें अभी उच्च न्यायालय नहीं है, तो ये वहां की बात हो रही है, तो ये कर सकता है। और किसके तहत, आपको ये भी मैं बता दूं, तो किसके तहत? अनुच्छेद 231 के तहत, 231, किसके तहत? 231 के तहत। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, जो 14वें नंबर का प्रश्न है, यानी कि 14 नंबर का प्रश्न। क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो इसको चलिए आप बताइए। 120, 124, 122, 118। तो 124 आप आंख बंद करके आप इसको टिक करिएगा। जब ऐसे प्रश्न आप थोड़े बहुत आपके सामने से गुजरेंगे तो आप बहुत प्रेम से ये सारे प्रश्न आप एग्जाम हॉल में करने में सक्षम रहेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में जो दिया है मैं उसको बता रहा हूं कि उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालयों व अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक उल्लिखित है। कितना? 124 से 147 तक। जब आप न्यायालय की बात करेंगे तो ये इसी के अंदर आपको दिया गया, अनुच्छेद 124 से 147 के बीच। बात करेंगे 25वें क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया है, यहाँ पे डैश है, खाली स्थान, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति या संसद सदस्यों को। तो ये बता दूं आप सभी को कि केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को है। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय पास है। अब समझिएगा कि आप जब भी सुनते होंगे रिट होता है। क्या होता है? रिट। जो रिट होता है कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की रिट है। तो वो पहले समझिएगा कि जो मौलिक अधिकारों की संरक्षण है वो किसके तहत होता है। आप इसको पहले जान लीजिए कि जो आप उच्चतम न्यायालय में करेंगे वो अनुच्छेद 32 के तहत करेंगे। जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको इसके खिलाफ कुछ भी करना है तो आप
अनुच्छेद 32 के तहत करेंगे। क्या करेंगे? अनुच्छेद 32 के तहत करेंगे। लेकिन यही बात जब आप किसी राज्य के हाई कोर्ट में करेंगे तो आप किसके तहत करेंगे? आप करेंगे 226 के तहत। किसके करेंगे? 226 के तहत अपने हक का मांग करेंगे वहां पे। ये प्रदान जो शक्तियां जो हैं इस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। 26वें क्वेश्चन की बात करें तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ए है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, बी है ऑक्सीजन, सी है पाइप्ड प्राकृतिक गैस और डी है ग्रीन हाउस गैस। तो बच्चा जानता है ग्रीन हाउस गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो इसको आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। 27वां नंबर क्वेश्चन दिया, क्या दिया है कि न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो चलिए आज ये क्वेश्चन अगर आ गया है तो आप इसको जरूर बताइए और बताने का प्रयास करिए। तो न्यूमोनिया जो मानव शरीर के अंग को प्रभावित करता है उस अंग का नाम बताइए। वृक्क है, हृदय है, यकृत है, फेफड़े है। तो जो फेफड़े होते हैं उनको डायरेक्टली वो प्रभावित करते हैं। किसको करते हैं? फेफड़े को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। कौन? निमोनिया, जिसको इंग्लिश में लंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंग्स। अब 28वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। दिया निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो ए आपका है जूट, बी है फ्लैक्स, सी है नायलॉन और डी है कॉटन। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। आपको नायलॉन टिक करना है क्योंकि सही जो जवाब है नायलॉन है। जो इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं कि दिए गए विकल्पों में से जूट, फ्लैक्स को अलसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैक्स को अलसी भी कहते हैं। और कपास को कॉटन कहते हैं। और नायलॉन तो आप समझते ही हैं, जबकि नायलॉन जो है रेशेदार फलों की श्रेणी में नहीं आता है। क्या है? जो नायलॉन है वो रेशेदार फलों में श्रेणी में नहीं आता है। नायलॉन क्या है? एक मानव निर्मित यानी कृत्रिम रेशा है। क्या है? मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है। बाकी जो आपके ये तीन है, जूट है, फ्लैक्स हैं, कॉटन है, ये तीनों आपके नेचुरल है। क्या है? नेचुरल है। तो इसे सर्वप्रथम वर्ष 1931 में कब बनाया गया था? वर्ष 1931 में इसको सर्वप्रथम बनाया गया था और किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना निर्मित किया गया था। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। तो इसको आप नोट करिएगा। अब इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ाए हम। 29वां नंबर इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो आप भी जानते हैं, मुझे उम्मीद है ये हर बच्चा जानता है कि उसके तापमान पर निर्भर करता है। जैसा उसका तापमान रहेगा वैसा उसका कलर दिखेगा। तो इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है इसलिए वो आपको उस कलर का दिखता है। तो इसमें आपको दबाव, यहाँ पे दबाव नहीं टिक करना है, वायु प्रदूषण नहीं, पृथ्वी से दूरी नहीं, आपको जो भी टिक करना है उसके तापमान को टिक करना है। तो ये प्रश्न थे और ये क्लास उसी प्रश्नों को लेकर बनाया गया था। तो कैसा लगा ये क्लास आपको? जरूर अपना रिव्यू दीजिए। आपने कमेंट करिए क्या कैसे क्लास में क्या दिक्कत हुई, किस चीज़ को समझ नहीं पाए आप, उसको मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। और जो भी चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।